Assalamu alaikum. In today's lecture, we will discuss what is GDP, how the GDP is measured, and what is the difference between nominal and real GDP. What is GDP? GDP stands for Gross Domestic Product. Gross means total, domestic means within the country, and product means output. एक साल के दौरान किसी मुल्क में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उनकी वैल्यू को ऐड कर लें तो दैट वुड बी जीडीपी. व्हाट इज द जीडीपी? जीडीपी इज द मार्केट और मॉनेटरी वैल्यू ऑफ all final goods and services produced during a year within the geographical boundaries of a country. किसी मुल्क की बाउंड्रीज में एक साल के दौरान जितनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उनकी वैल्यू को ऐड कर लें तो इट वुड बी जीडीपी. गुड्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? जैसे कोई एक मुल्क है, सपोज एक कमरा है, उसमें कोई 5 चेयर्स हैं, तो 5 चेयर्स की वैल्यू कैसे आएगी कि चेयर्स की क्वांटिटी कितनी है 5. सपोज चेयर्स की प्राइस कितनी है, एक चेयर की प्राइस है 5,000, तो 5 चेयर की वैल्यू क्या आएगी? दैट वुड बी 25,000. तो गुड की वैल्यू आती है प्राइस इंटू क्वांटिटी के साथ. और सर्विस की वैल्यू क्या आती है कि जो किसी भी सर्विस की सालाना इनकम होती है उसको हम कंसिडर करते हैं. सपोज एक टीचर है, वो 10,000 पर मंथ अर्न करता है, तो 120,000 सालाना वो अर्न करेगा, तो उसकी सालाना इनकम कितनी होगी? 120,000. तो एक साल के दौरान मुल्क की जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में जो कुछ प्रोड्यूस होता है, इधर विद द इंटरनल रिसोर्सेस और विद द एक्सटर्नल रिसोर्सेस, उन सारों की वैल्यू को अगर ऐड कर लें तो दैट वुड बी जीडीपी. जीडीपी एक्चुअली आपकी नेशनल आउटपुट को मेजर करने के लिए और जो इकोनॉमी है उसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए ये मेजर यूज होता है. तो जीडीपी में क्या चीज शामिल होती है, क्या नहीं होती, इसको भी हम देख लेते हैं. इन जीडीपी, प्रोडक्शन और इनकम ऑफ फॉरेन फर्म्स वर्किंग इनसाइड द कंट्री इज इंक्लूडेड. मसलन पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में जो केएफसी काम कर रहा है या जो मैकडोनल्ड काम कर रहा है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो जीडीपी में शामिल होगी. यानी बाहर की अगर कोई फर्म, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपके मुल्क में काम कर रही है, तो उसने जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की वो जीडीपी का हिस्सा होंगी. और इस तरह से जो हमारे रिसोर्सेज हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, यहाँ के लोग बाहर काम कर रहे हैं, यहाँ के कोई इदारे बाहर काम कर रहे हैं, तो उनकी जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन है वो जीडीपी का हिस्सा नहीं होगी. तो इसका मतलब ये हुआ विद इन द कंट्री जो कुछ भी प्रोड्यूस हुआ, इधर विद द इंटरनल रिसोर्सेज और विद द एक्सटर्नल रिसोर्सेज, वो जीडीपी का हिस्सा होते हैं. तो इससे हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि किसी भी इकोनॉमी में एक साल के दौरान जितनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उनकी वैल्यू को अगर ऐड कर लें तो दैट वुड बी जीडीपी. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्यों? क्योंकि अगर फाइनल नहीं करेंगे तो ये चांस है कि ये पॉसिबिलिटी है कि आप एक ही चीज को बार बार गिन लें. इसको हम आगे जाके देखेंगे कि फाइनल गुड्स क्यों लेते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्यों नहीं लेते. तो एक साल के दौरान जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, चाहे वो हमारे रिसोर्सेज से चाहे किसी फॉरेन रिसोर्सेज से, उनकी वैल्यू को ऐड कर लिया जाए तो वो क्या होती है? जीडीपी. जीडीपी को मेजर करने के लिए 3 मेथड होते हैं. यानी एक तो हमने अभी पढ़ा कि हमने आउटपुट को ऐड कर लिया. इसी तरह से जो आउटपुट होती है, वो जो वैल्यू है वो किसी की इनकम बन जाती है. तो अगर हम सारी इनकम्स को ऐड कर लें तो वो भी जीडीपी बन जाएगी. इसी तरह से जो आपकी इनकम होती है वो आप गुड्स और सर्विसेज की, उन्हीं गुड्स और सर्विसेज पे स्पेंड करते हैं जो कि इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुई होती हैं, तो वो आपके एक्सपेंडिचर बनते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ, अगर टोटल आउटपुट है सपोज
200 बिलियन। तो ये 200 बिलियन आपकी आउटपुट की वैल्यू है, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है। और ये जब आउटपुट की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट हुई तो यही वैल्यू इनकम बन गई। तो ये इनकम है, एग्रीगेट इनकम है। और जब आपने इस इनकम को गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड किया तो यही जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर बन गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीडीपी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं इधर बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी एग्रीगेट आउटपुट से, या आप एग्रीगेट इनकम से, या आप एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से। तो आप एग्रीगेट आउटपुट को ऐड कर लें, या एग्रीगेट इनकम ले लें, या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ले लें, तो ये तीनों चीजें एक दूसरे के इक्वल होती हैं। एंड दिस इज द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो जीडीपी कैलकुलेट हुई है इसके बाकी जो दो मेथड हैं, ये तीनों मेथड को हम इन डिटेल देख लेते हैं। पहला है जिसको अभी हमने कहा कि आप एग्रीगेट ऑफ आउटपुट ले लें और उसको आपने विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उनकी वैल्यू को ऐड कर लिया, तो वो क्या बन गया आपका एग्रीगेट आउटपुट। और या फिर आप क्या कर लें, एग्रीगेट इनकम ले लें। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उन्होंने मिलके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया, तो हर एक फैक्टर को उसका रिवॉर्ड मिला, उन सारे रिवॉर्ड्स को ऐड कर लें तो आपके पास एग्रीगेट इनकम आ जाएगी। या फिर आप क्या करें, जितनी आपके पास इनकम आई थी आपने गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड किया, तो आप इकोनॉमी के सारे एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर लें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, जीडीपी आ जाएगी। तो तीन मेथड है, वन बाय वन हम देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि पहले मेथड में, आउटपुट मेथड में आप क्या करते हो, आप विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ऐड करते हैं। कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं। क्यों फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, हम इसको चलें एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज आपने कॉटन प्रोड्यूस की और कॉटन की वैल्यू है 100। कॉटन से आपने थ्रेड बना लिया और थ्रेड की वैल्यू है 200। थ्रेड से आपने क्लॉथ बना लिया, क्लॉथ की वैल्यू है सपोज 300। क्लॉथ से आपने गारमेंट्स बना लिए, गारमेंट्स की वैल्यू है 400। और आपने इस तरह से कहा कि आपकी जो टोटल वैल्यू है 1000। ये जो 1000 आपने कैलकुलेट किया है ये एक इनकोरेक्ट फिगर है। वाई इनकोरेक्ट, क्योंकि आप हर चीज को बार बार गिनी जा रहे हो। जब आपने कॉटन से थ्रेड बनाया तो कॉटन की वैल्यू दोबारा ऐड हो गई, जब थ्रेड से क्लॉथ बनाया तो थ्रेड की दोबारा वैल्यू ऐड हो गई। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप जो फाइनल स्टेज गुड्स एंड सर्विसेज को कंसिडर करते हैं, कौन सी, ये वाली ओनली। ठीक है। या फिर आप क्या करें, हर स्टेज पर जितनी वैल्यू ऐड हुई है, मसलन पहले 100 थी, 100 में फिर वैल्यू कितनी ऐड हुई कॉटन में कि वो थ्रेड हुआ 100, फिर और कितनी वैल्यू ऐड हुई कि वो क्लॉथ हो गया 100, फिर और कितनी वैल्यू ऐड हुई कि वो गारमेंट्स हो गए 100। तो इसको ऐड कर लें तो ये बन जाता है 400। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप वैल्यू एडिशन करें तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि डबल काउंटिंग ना हो, एक ही चीज़ बार बार ना गिनी जाए। तो उसको कैसे आप टैकल कर सकते हो, उसको या तो आप हर स्टेज पे जो वैल्यू ऐड हुई है उसको लें, या आपकी जो फाइनल स्टेज वैल्यू है उसको ऐड करें। तो फाइनल स्टेज वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 400। अभी इसको हम एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज ये एक प्रोड्यूसर है, उसने रॉ मटेरियल सेल किया मार्केट में कितने का, 2000 का। 2000 का उसने रॉ मटेरियल सेल किया, फॉर्म बी ने उससे मैन्युफैक्चरिंग की और बी ने सी को उसको बेचा 4000 का, सी ने फाइनल गुड्स को बेचा 5000 का। अब एक तरीका तो ये है कि आप फाइनल गुड को कंसिडर कर लें तो ये 5000 हो गया। दूसरा ये हुआ कि हर स्टेज पर जितनी वैल्यू ऐड हुई है उसको आप कंसिडर कर लें, तो उससे भी आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। मसलन पहली स्टेज पे थी 2000, फिर 4000 माइनस 2000, तो दूसरी स्टेज पे आ गया फिर 2000, और तीसरी स्टेज पे 5000 माइनस 4000, तो ये आ गया 1000। इन जो वैल्यू एडिशन हुआ है हर स्टेज पे, अगर इसको आप कंसिडर कर लें तो टोटल एडिशन इज 5000। तो इधर आप क्या कर लें, आप
फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंसिडर कर लें, या फिर हर स्टेज पर जितनी वैल्यू ऐड हुई है उसको कंसिडर कर लें, तो यू विल गेट द जीडीपी। आप जीडीपी इससे निकाल सकते हैं। अच्छा, ये जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है ये खसूसन जो है वो ओ लेवल्स और आईजीसीएसई के लिए है। क्योंकि जैसे सीए में इसकी कुछ ज़्यादा डिटेल्स हैं, उसके लिए हम एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे एक इनिशियल इसकी नॉलेज चाहिए था, तो उसके हिसाब से मैं इसको कर रहा हूँ। नाउ द सेकंड मेथड इज द इनकम मेथड। इनकम मेथड इज आल्सो कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट मेथड। फैक्टर कॉस्ट मेथड। जैसे कि आप जानते हो, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए चार फैक्टर्स रिक्वायर होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द एंटरप्रेन्योर। लैंड को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, लेबर को हम ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं, कैपिटल को हम मैन मेड रिसोर्सेज कहते हैं, और एंटरप्रेन्योर वो आइडेंटिटी होती है, वो पर्सन होता है जो इन तीन फैक्टर्स को कंबाइन करके जो बिजनेस स्टार्ट करता है और कोई इनिशिएटिव लेता है। सारा जो इनकम है ये चार फैक्टर्स मिलकर प्रोड्यूस करते हैं, और सारी इनकम इन्हीं चार में डिवाइड हो जाती है। लैंड के हिस्से में आता है रेंट। रेंट। लेबर को क्या मिलता है? लेबर को मिलती है वेजेस या सैलरीज। कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। और इन चारों को ऐड कर लें तो ये टोटल इनकम ऑफ द इकोनॉमी होती है, इसलिए इसको नेशनल इनकम भी कहते हैं। हम इस वक्त कर रहे थे कि जीडीपी कैलकुलेट करने का ये मेथड कैसे यूज हो सकता है। तो अगर हम विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज इन जो फैक्टर्स के रिवॉर्ड को ऐड कर लें, तो इट वुड बी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। याद रहे कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये है कि आपने फैक्टर्स के रिवॉर्ड को ऐड किया है। लेकिन जो हम पहले मेथड देख चुके हैं जिसमें हमने कहा कि आपने जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ऐड कर लें तो वो जीडीपी होता है। तो वो जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस होता है। इसी तरह से जो तीसरा मेथड है जिसमें हम एक्सपेंडिचर्स को ऐड करते हैं, तो वो भी स्पेंडिंग एक्चुअली मार्केट प्राइसेस पे हुई होती है, तो इसलिए वो भी जीडीपी मार्केट प्राइसेस को रिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी कैलकुलेशन हुई है एग्रीगेट आउटपुट की के थ्रू या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के थ्रू, तो वो जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस होती है। और जो आपकी कैलकुलेशन हुई है फैक्टर कॉस्ट के थ्रू, वो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होती है। ये जो फैक्टर कॉस्ट है ये मार्केट प्राइसेस में कन्वर्ट हो सकता है, और ये जो मार्केट प्राइसेस हैं वो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो सकती हैं। मार्केट प्राइसेस पे जो वैल्यू कैलकुलेट होती है वो उसमें डिस्टॉर्शंस होती हैं। जो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू होती है वो फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू होती है। तो मार्केट प्राइसेस को कैसे कन्वर्ट करते हैं फैक्टर कॉस्ट पे, इसको इसी आज के लेक्चर में आगे जाके हम इंशाल्लाह देखेंगे। ये एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें क्या कहते हैं कि आप सारे एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर लें तो इट वुड बी जीडीपी, यानी एग्रीगेट आप एक्सपेंडिचर ले लें। तो जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हैं वो जो किसी भी इकोनॉमी में चार तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक है उसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको क्या कहते हैं? सी। ये क्या होता है? जो हाउस होल्ड कंज्यूमर गुड्स पर खर्चा करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड्स अपनी जो डिफरेंट ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो मुख्तलिफ चीज़ों पे खर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, और कंज्यूमर आइटम्स पे खर्च कर रहे होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर है जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो ऐसी चीज़ों पे खर्च कर रही होती हैं जिससे फर्दर इनकम जनरेट हो, इसको क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कहते हैं या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं आई से। फिर है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च कर रही होती है, उसमें गवर्नमेंट की कंजम्पशन भी शामिल है, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट भी शामिल है, और उसको डिनोट करते हैं जी से। फिर है कि आपका जो फॉरेन एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिक गुड्स होती है, एंड दैट इज कॉल्ड द नेट एक्सपोर्ट्स। और ये क्या होता है? एक्स माइनस एम। नेट एक्सपोर्ट्स होती है एक्स माइनस एम। इट इज द डिफरेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। इसका मतलब हुआ कि चार तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक हो गया सी,
फिर हो गया आई, फिर हो गया जी, और फिर हो गया नेट एक्सपोर्ट्स, यानी द डिफरेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। इन चारों को आप ऐड कर लें तो इट बिकम्स जीडीपी। ये जीडीपी जो कैलकुलेट हुई है ये भी मार्केट प्राइसेस पे हुई है। अगेन थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे दोबारा से समराइज कर लेते हैं। हमने ये कहा कि जीडीपी जो है वो कैलकुलेट हो सकती है तीन मेथड से, तीन तरीके से। पहला क्या था? आउटपुट। आउटपुट मेथड में हम क्या कहते हैं? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लेते हैं। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इसको कंसिडर करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू जो होती है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो होगी दैट वुड बी जीडीपी। और उसमें कौन सी कंसिडर करते हैं कौन सी नहीं करते उसको हमने पहले ही देख चुके हैं। फिर है हमने कहा कि इनकम मेथड। इनकम मेथड में हमने कहा कि इनकम मेथड को फैक्टर कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं? हम सारे फैक्टर्स की अर्निंग को ले लेते हैं। और उसमें क्या शामिल था? उसमें रेंट शामिल था, उसमें वेजेस शामिल थी, उसमें इंटरेस्ट शामिल था, और उसमें प्रॉफिट शामिल था। इन चारों को आप ऐड कर लें तो ये भी जीडीपी आ गया, लेकिन ये जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आया। अच्छा, फिर तीसरा है कि हम सारे एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर लें। तो उन एक्सपेंडिचर्स में कौन कौन से एक्सपेंडिचर शामिल है? एक है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और फिर एक्स माइनस एम यानी नेट एक्सपोर्ट्स। इन चारों को ऐड कर लें तो ये जीडीपी हुआ। ये जो जीडीपी कैलकुलेट हुआ ये भी मार्केट प्राइसेस पे हुआ, ये जो जीडीपी कैलकुलेट हुआ ये भी मार्केट प्राइसेस पे हुआ, ये जो जीडीपी कैलकुलेट हुआ है ये फैक्टर कॉस्ट पे हुआ है। हम जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस को ला सकते हैं इक्वल किसके? फैक्टर कॉस्ट के। और फैक्टर कॉस्ट को जीडीपी जो है मार्केट प्राइसेस के इक्वल ला सकते हैं, कुछ उसके लिए हमें एडजस्टमेंट करना होगी। बाकी ये है कि जैसे हमने कहा कि इस मेथड में आपने खुसूसी ख्याल रखना है, किसमें? आउटपुट मेथड में, कि आपने डबल काउंटिंग नहीं करनी। इनकम मेथड में ट्रांसफर पेमेंट्स और इलीगल इनकम शामिल नहीं होती। इसी तरह जो आपका एक्सपेंडिचर मेथड है उसमें भी आपने डबल काउंटिंग नहीं करनी, यानी कोई आइटम ऐसा ना हो जिसको आप कंजम्पशन में भी कंसिडर कर रहे हो और उसको इन्वेस्टमेंट में भी कंसिडर करते जा रहे हों। तो अभी हम देखेंगे कि जो जीडीपी कैलकुलेट हुआ, जैसे अभी हमने कहा कि मार्केट प्राइसेस पे कैलकुलेट हुआ और एक फैक्टर कॉस्ट पे हुआ। तो अगर हमने मार्केट प्राइस से जो कैलकुलेट जीडीपी है उसको हमने फैक्टर कॉस्ट के इक्वल करना हो तो कैसे करेंगे? तो जीडीपी मार्केट प्राइस पे कैसे कैलकुलेट होगा? आपने सी आई जी एक्स माइनस एम कैलकुलेट किया और उसको आपने ऐड किया तो वो जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस हो गया। या आपने क्या किया कि आपने वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड कर लिया, तो उससे आपके पास क्या आ गया? आपके पास जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस कैलकुलेट हुआ है इसमें क्या मसला है? ये जो जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस हुआ है ये एक्चुअली वैल्यू को जो आपने कैलकुलेट की है वैल्यू उसको ओवर वैल्यू भी कर सकता है और अंडर वैल्यू भी कर सकता है। कैसे? मसलन एक चीज है, वो सपोज 90 रुपए की है, उसकी प्राइस है 90 रुपीज, लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर 10 रुपये टैक्स लगाया हुआ, तो उसकी अब मार्केट प्राइस क्या होगी? 100। जब आपने कैलकुलेशन की तो आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, जिससे आपका जो आंसर है वो ओवर वैल्यू हुआ, यानी एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा आपने उसकी वैल्यू को ऐड किया। दूसरी तरफ है कि अगर चीज हो 100 की, लेकिन गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी दे रही है और जो मार्केट में वो बिक रही है 90 की, तो इसका मतलब है कि आपने जब उससे कैलकुलेशन की तो आपका जो कैलकुलेशन है वो अंडर वैल्यू हुई। अब या तो अंडर वैल्यू भी हो सकती है इनडायरेक्ट टैक्सेस से। ये कैसे होगा? ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से हुई। ये कैसे हुई? ये हुई सब्सिडीज की वजह से। तो इसका मतलब है जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो चीज को ओवर वैल्यू कर देते हैं, और जो सब्सिडीज हैं वो अंडर वैल्यू कर देती हैं। अब अगर इसकी एक्चुअल वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? जो फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू होती है। अब इसको एक्चुअल वैल्यू करने के लिए हम क्या करेंगे? जितना उसको ओवर वैल्यू हुआ है उसको आप माइनस करेंगे, जितना आपका अंडर वैल्यू हुआ है उसको प्लस करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि जो जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस कैलकुलेट हुई है, अगर उसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दें तो वो एक्चुअल वैल्यू पे आ जाएगा। अगर उसमें सब्सिडीज ऐड कर दें
तो वो फिर एक्चुअल वैल्यू पे आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस कैलकुलेट हुआ है, अगर उसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दें और सब्सिडीज ऐड कर दें, तो वो क्या कैलकुलेट हो जाएगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जो जीडीपी है या जीएनपी है या नेशनल इनकम है, जो मार्केट प्राइसेस पे कैलकुलेट हुई हो, उसको आपने फैक्टर कॉस्ट पे लेके जाना हो, तो यही दो जो वेरिएबल्स हैं, दो कंपोनेंट हैं, इसको एडजस्ट करते हैं। क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं ताकि ओवर वैल्यू जो हुआ था वो वापस हो जाए, और सब्सिडीज को ऐड कर देते हैं ताकि जो अंडर वैल्यू हुआ था वो वापस एक्यूरेट पोजीशन पे चला जाए। फिर है जी नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? नॉमिनल जीडीपी जब हम कहते हैं तो जीडीपी इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू और प्राइसेस इज कॉल्ड द नॉमिनल जीडीपी, या आप ऐसे कह सकते हो, इफ जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट करंट मार्केट प्राइसेस, तो दिस इज कॉल्ड द नॉमिनल जीडीपी। वेयर एज द रियल जीडीपी क्या होती है? जीडीपी कैलकुलेटेड एट द बेस ईयर प्राइसेस। तो रियल जीडीपी वो होती है जिससे जो प्राइसेस में चेंज आ रही होती है वो एडजस्ट हुई होती है। तो ये क्यों करते हैं रियल जीडीपी? सपोज मसलन हमने कैलकुलेट किया, मार्केट वैल्यू निकाली, एक चीज थी, हमारी क्वांटिटी थी सपोज 100 और प्राइस थी सपोज 1। तो हमने कहा द टोटल वैल्यू इज 100। नेक्स्ट ईयर हमारी क्वांटिटी है जो 100 है और प्राइस लेवल डबल हो गया, और नाउ द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज 200। इससे बाज़ाहिर ये लगा कि हम जो हमारी जो जीडीपी है वो बढ़ चुकी है, और हमारा जो मुल्क है उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई है, और हम पहले से हमारी जो हम जो ग्रोथ है वो बढ़ गई है। लेकिन एक्चुअल क्या है कि आपकी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस उतनी की उतनी ही है। तो उसको कंसिडर करने के लिए, एक्चुअल एक्यूरेट गुड्स को कंसिडर करने के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट होगी? रियल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हम एक फार्मूले का जो हेल्प ले सकते हैं, दैट इज द नॉमिनल जीडीपी ओवर प्राइस लेवल इनटू 100। अगर हमारे पास नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट हमने कैलकुलेट की हुई है और प्राइस इंडेक्स हमें पता हो, तो हम रियल कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे कि अगर हमारे पास एक इकोनॉमी है, उसमें सपोज अभी मैं ये एग्जांपल देता हूँ, चले ये एग्जांपल है, ये एक इकोनॉमी की पिक्चर है जिसमें हम ये बता रहे हैं कि सपोज अगर आपका 2016 में जीडीपी है 800 और 2017 में है 900, और बेस ईयर उसका सेम है, दैट इज द 100। बेस ईयर में जो प्राइस लेवल है वो सेम है, दैट इज द 100। अब अगर 800 से 900 चली गई, तो हमने क्या किया, हमने कहा जी कि अगर हमने ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना हो, तो ग्रोथ किसी भी चीज़ की कैलकुलेट करनी हो, ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना हो, तो उसका होता है चेंज ओवर ओरिजिनल, ओरिजिनल इनटू 100 से। मसलन अगर हमने यहाँ पे ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना हो तो एक मिनट में ज़रा पेन ले लूँ। अगर हमने यहाँ पे ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना हो तो ये पहले था 800, फिर आ गया 900, तो चेंज आई 100 की, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 800 इनटू 100, तो ये आ गया आपके पास, ये कैलकुलेशन की हुई है, दैट इज 12.5%। आपने कहा कि आपकी इकोनॉमी में या जीडीपी में 12.5% जो है वो ग्रोथ रेट है। अब एक्चुअल ये मिसलीड कर रहा है, क्यों? ये एक्चुअल आपकी प्रोडक्शन की पोजीशन को शो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आपका जो 2017 में प्राइस लेवल बढ़ चुका है, कितना बताया हुआ है, ये 2017 में प्राइस लेवल बढ़ चुका हुआ है। तो ये एक्चुअली आपकी रियल पिक्चर नहीं है। ये मनी फॉर्म में तो 12.5% इंक्रीज हुई है, लेकिन इन रियल फॉर्म में ये चेंज नहीं है। अब रियल कैसे कैलकुलेट होगी? रियल के लिए ये है कि आपने जो आपकी, जैसे हमने कहा कि ये फार्मूला अप्लाई करें, तो रियल जीडीपी आपके पास क्या आई, नॉमिनल ओवर प्राइस लेवल इनटू 100। तो ये आपका आ गया जी नॉमिनल 900, प्राइस इंडेक्स आ गया 110, और 100 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी हमने इसको किया है 900 ओवर 110 इंटू 100। तो ये आपके पास आ गया
18.8 बिलियन। अब अगर इन रियल टर्म्स इतनी चेंज आई है तो अब इसको जरा कंपेयर करें। हमारी स्टार्ट की थी कितनी, हमारी स्टार्ट की थी जी 800, और स्टार्ट की हमारे पास थी 800, ये 800 थी, और अब आई 818। अगर हमने ग्रोथ रेट निकालना हो तो वही उसी तरह से डिफरेंस, ये डिफरेंस आ गया 18.18 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100, तो ये क्या आ गया 2.27। तो आप जरा कंपेयर करें, आप जिसको समझ रहे थे कि वो 12.5% है, एक्चुअल वो कितना है? एक्चुअल वो 12.5% नहीं है। कितना है? एक्चुअल इज 2.27%। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो रियल जीडीपी है उसकी कैलकुलेशन आपकी ट्रू पिक्चर के लिए जरूरी होती है। आईजीसीएसई और ओ लेवल्स के स्टूडेंट ये याद रखें कि इस तरह की जो सिनेरियो टाइप क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन जो आमतौर पे पेपर में कंपलसरी क्वेश्चन होता है, उसमें कोई ए बी पार्ट में इस तरह की जो लाइट सी कैलकुलेशन पूछी जा सकती होती है। तो इस तरह का कोई अगर फार्मूला कहीं पर आ जाए जिसमें ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया हो, रियल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया हो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया हो, तो उसको अगर आप थोड़ा सा जब ऐसा टॉपिक आता है उसको आप कंसिडर करेंगे तो इंशाल्लाह वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। ठीक हो गया। अब अगर हम इसको जो रियल जीडीपी है, रियल जीडीपी है, इसको हम प्राइस लेवल के लिए कैलकुलेट कर लें तो ये क्या फार्मूला बन जाएगा? प्राइस लेवल, ये इधर चला गया, और रियल जीडीपी इधर आ गया। नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100, तो इससे प्राइस लेवल भी कैलकुलेट हो जाता है। इस प्राइस लेवल को जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ये एक्चुअली आपका बता रहा है कि आपका जब आपने नॉमिनल से रियल जीडीपी कैलकुलेट की तो वो कितना डिफ्लेट हुई, कितना डिफ्लेट हुई, यानी तो इसलिए इस प्राइस लेवल को क्या कहते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर। इसको और क्या कहते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर। अगर इसको प्राइस लेवल के लिए हल कर लिया जाए तो इट वुड बी जीडीपी डिफ्लेटर। फिर रियल जीडीपी पर कैपिटा कैलकुलेट करना हो तो ये पर पर्सन होता है। तो पर पर्सन कैसे कैलकुलेट होगा? ये चीज ओवर जिस चीज की हम उसकी पर पर्सन अगर निकाल रहे हैं तो इट मींस का पॉपुलेशन। तो अगर रियल जीडीपी पर कैपिटा आपने कैलकुलेट करना हो तो रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन आ जाएगा। ये आपकी एक्चुअल पोजीशन बताएगा, क्योंकि हो सकता है समटाइम्स आपकी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट अगर रियल जीडीपी से ज्यादा होगी तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड पहले से बुरा हो जाएगा। क्या कहा मैंने? कि अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट सपोज 5% है और जो रियल जीडीपी है वो 2% है, तो ओवरऑल आपका लिविंग स्टैंडर्ड, चूंकि रियल जीडीपी पर कैपिटा से हमें एक्चुअल पता चलता है कि आपकी इकोनॉमी में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, तो लिविंग स्टैंडर्ड आपका पहले से बुरा हो जाएगा। लेकिन अगर रियल जीडीपी की ग्रोथ जो है वो पॉपुलेशन की ग्रोथ से ज्यादा हो तो इन फ्यूचर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या है कि आपने रियल जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया। अगर इसी तरह से अगर हम कहें कि नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा, तो हमने क्या करना है? नॉमिनल नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। अगर हम कहते हैं जीएनपी पर कैपिटा, तो जीएनपी को पर कैपिटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसी तरह से जो जीएनपी को पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे। तो एक्चुअली ये क्या है? ये पर पर्सन है, पर पर्सन है, या जिसको हम एवरेज कहते हैं। तो एवरेज इसी तरह से कैलकुलेट होगी। आज का ये टॉपिक जो है वो टेक्निकल था, और उसमें आपको पता होना चाहिए कि जीडीपी जो है वो क्या होती है, उसको कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके हमने 3 डिफरेंट वे से इसको कैलकुलेट किया, और फिर बताया कि विद नेसेसरी एडजस्टमेंट्स जो होती हैं वो तीनों मेथड से जो जीडीपी कैलकुलेट होगी वो एक दूसरे के इक्वल होगी। इसके साथ साथ हमने ये पढ़ा, यानी एग्रीगेट आउटपुट जो है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट इनकम के इक्वल होगा। और इसके साथ साथ हमने ये पढ़ा कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस होता है, और रियल जीडीपी को क्यों कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह फिर किसी और लेक्चर के साथ किसी और वीडियो में हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।